भारत का दिल यानी मध्य प्रदेश, इसका पॉलिटिकल इतिहास ना बहुत ही रिच और दिलचस्प है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे प्राचीन राज्यों से लेकर आज की मॉडर्न विधानसभा तक का इसका सफर रहा। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब इस क्षेत्र को महाजनपद नाम के शक्तिशाली राज्यों में बांटा गया था। जरा सोचिए, आज से करीब 2500 साल पहले ये इलाका उस वक्त के पॉलिटिकल मैप का एक बहुत बड़ा प्लेयर था। उस समय के जो 16 महान राज्य थे, उनमें से 2 अवंती और चेदी, ये दोनों ही इसी जमीन पर थे। और इनमें से अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, वो तो उस दौर का एक बड़ा पॉलिटिकल और बिजनेस हब था, समझ लीजिए। अब देखिए, समय के साथ बड़े बड़े साम्राज्य बने भी और टूटे भी, और जैसे जैसे ये सब हुआ, इस इलाके की अहमियत भी बढ़ती गई। खासकर मौर्य साम्राज्य के टाइम में अवंती को एक इम्पॉर्टेंट वेस्टर्न प्रोविंस बना दिया गया था। इससे पता चलता है कि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन कितनी जरूरी थी। और फिर सदियों बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है, ब्रिटिशर्स का। उनके आने से इस पूरे इलाके का पॉलिटिकल नक्शा ही बदल गया, और यहीं से कह सकते हैं कि आज के मध्य प्रदेश की नींव रखी गई। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, इसकी शुरुआत हुई 1853 में, जब नागपुर को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। और फिर अगले कुछ ही दशकों में अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे इलाके पर अपना कंट्रोल जमा लिया और सेंट्रल प्रोविंस और बरार जैसे बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्से बना दिए। तो जब 1947 में देश आज़ाद होने वाला था, उससे ठीक पहले की तस्वीर कुछ ऐसी थी। ये पूरा इलाका 3 मेन हिस्सों में बटा हुआ था, और इन सब का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था नागपुर। 1947 में आज़ादी मिली, जो कि एक ऐतिहासिक मोड़ था, पर इसके साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया। इतनी सारी अलग अलग रियासतों और प्रांतों को जोड़कर एक राज्य आखिर बनाया कैसे जाए? ये किसी मुश्किल पहेली को सुलझाने जैसा था। आप सोचिए, हर हिस्से की अपनी अलग पहचान, अपना अलग एडमिनिस्ट्रेशन। तो राज्य को पार्ट ए, बी और सी में बांटा गया, और भोपाल उस वक्त भी एक अलग ही स्टेट था। असली गेम चेंजर आया 1956 में, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ। इस एक्ट ने इन सारे अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया। भाषा के आधार पर बॉर्डर फिर से तय किए गए, और तब जाकर जन्म हुआ एक विशाल हिंदी भाषी राज्य का, जिसे हम आज मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 21वीं सदी की शुरुआत में, यानी हाल के इतिहास में, मध्य प्रदेश के नक्शे पर एक और बड़ा बदलाव आया, जिसने इसे वो शक्ल दी जो हम आज देखते हैं। वो साल था 2000, और इस साल एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया, राज्य का बंटवारा। तो हुआ ये कि बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन और उस इलाके के लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य के साउथ ईस्टर्न हिस्से को अलग कर दिया गया, और इसी से बना एक नया राज्य, छत्तीसगढ़। इस बंटवारे के बाद ही मध्य प्रदेश को वो नक्शा मिला जो आज हमारे सामने है, और इसकी राजधानी बनी भोपाल। तो आज के मध्य प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर आखिर दिखती कैसी है? चलिए फटाफट कुछ ज़रूरी आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है, उसमें कुल 230 सीटें हैं, और यहीं पर राज्य के लिए सारे बड़े कानून बनते हैं, बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। और इन 230 सीटों में एक बहुत ज़रूरी बात है, इसमें से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए, और 35 सीटें अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए रिजर्व्ड हैं। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि इन समुदायों की आवाज़ भी राज्य की पॉलिटिक्स में मजबूती से सुनी जा सके। अब बात करते हैं नेशनल लेवल की। तो देश की संसद में भी मध्य प्रदेश की एक मजबूत आवाज़ है। यहाँ से लोकसभा के लिए 29 सदस्य चुने जाते हैं, और राज्यसभा के लिए 11। अगर हम जुडिशरी यानी न्यायपालिका की बात करें, तो राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जो जबलपुर में है। इसकी स्थापना भी 1956 में ही हुई थी, जब राज्य बना था। अब इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा तो चाहिए ही। तो पूरे राज्य को 10 डिवीजन, 55 जिलों और हजारों ग्राम पंचायतों में बांटा गया है। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो ये पक्का करता है कि सरकार और प्रशासन जमीन तक यानी आम लोगों तक पहुंच पाए। तो देखा आपने, प्राचीन महाजनपदों से लेकर एक मॉडर्न और डायनामिक स्टेट बनने तक मध्य प्रदेश का ये पॉलिटिकल सफ़र असल में खुद भारत की कहानी का एक आईना है।
और जैसे जैसे ये राज्य भविष्य की नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, एक सवाल हमेशा बना रहता है, भारत के इस दिल की अगली राजनीतिक दिशा आखिर क्या होगी?